चुपचाप 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 झरने का स्वर हम में भर जाए। चुपचाप चुपचाप शरद की चांदनी झील की लहरों पर गिर आए। चुपचाप चुपचाप जीवन का रहस्य जो कहा न जाए, हमारी ठहरी आंखों में गहरा। भोर के बावरे अहेरी की आलोक कनी को आमंत्रित करने वाला कवि भी विचित्र अहेरी है, जो अपने शब्दों का लक्ष्य जाने क्या-क्या बनाता है। वन पर्वत, झरना, सागर, झूप में सोया गांव, ठिगलियों सा गुंथा महानगर, नर को भेदने वाले नारायण की व्यथा, सन्नाटा, गति स्थिति और अपना ही पूरा जीवन। कभी सैलानी मेघ सा, कभी छोटे से कुटीर दिए सा। विचित्र है ये अहेरी कि स्वयं बिंदता रहा, उसके शब्द बिंदते रहे और अपने आलोक कनी से डहाते रहे खंडहर, छूते रहे कनेर और देते रहे मनुष्य के बिंधे हुए मन को मुक्ति। ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मैं कवि हूँ, दृष्टा, उन्मेष्टा, संधाता, अर्थवाह, मैं कृतव्यय। मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठ। पेड़ सहमते से लगते हैं। क्यों पेड़, क्या हुआ? तुम कवि हो ना? हाँ, वन प्रकृति का भक्त हूँ। लिखो, खूब लिखो, छपेगा तो मुझ पर ही ना। मैंने कहा पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह खड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छीजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित, शांत, धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठेठ कठैठे खड़े हो। हम नदी के साथ साथ सागर की ओर गए, पर नदी सागर में मिली, हम छोर रहे। नारियल के खड़े तने हमें लहरों से अलगाते रहे। बालू के ढूहों से जहाँ तहाँ चिपटे रंग बिरंग तृण फूल शूल हमारा मन उलझाते रहे। नदी की नाव न जाने कब खुल गई, नदी ही सागर में घुल गई, हमारी ही गांठ न खुली, दीठ न धुली। हम फिर लौटकर फिर गली गली अपनी पुरानी अस्थि की टोह में भरमाते रहे। भाई, चीरों का वन आपकी कविता में, आपके साहित्य में बहुत आया है, और उस वन में एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए एक प्रश्न मन में उभरता है। पूछना चाहता हूँ कि आप वन से इतना प्यार करते हैं और इतनी परिष्कृति रुचि के आदमी हैं, कैसे तालमेल बैठता है, और आपको मनुष्य की संस्कृति के विकास में वन इतना महत्वपूर्ण लगता है, जबकि सारी मान्यताएं पश्चिम की यही हैं कि वन आदिम अवस्था है, संस्कृति के बीच की अवस्था है, बल्कि एक संस्कृतिहीनता की अवस्था है। हाँ। जवाब किधर से, उल्टे तरफ से शुरू करूं? जो ये मानते हैं कि वन आदिम अवस्था है, वो उस आदिम अवस्था से बाहर कभी नहीं निकल पाते।
एक वन है जो कि सनातन अवस्था है, ये अगर पहचान बनी रहे तो तब विकास सहज भाव से होता है। और हम ये मान सकते हैं कि भले ही विकास कृमि कीट से पशु और फिर पशु से मनुष्य तक हुआ हो, लेकिन जब मनुष्य बनता है तो उसकी चेतना ऐसी है कि वन की पहचान को बनाए रखते हुए ही वो ये संभव पाता है कि अपने को मनुष्य रूप में पहचाने। अगर ऐसा वो नहीं करता तो फिर वास्तव में वन से मुक्त भी नहीं होता। लेकिन वन्यता से मुक्त नहीं होता। हाँ, लेकिन ये तो एक तरफ की बात है। बाकी मेरी रचनाओं में वनों का, चीड़ वनों का काफ़ी उल्लेख आता रहा है। इनके बीच रहा भी हूँ काफ़ी, बचपन से ही जंगलों में, निर्जन प्रदेशों में रहता आया और ऐसे प्रदेशों में काफ़ी रहा जहाँ चीड़ के या देवदार के या बांज के जंगल भी थे। और ख़ासकर जो लिखने की अवधि रही मेरे जीवन की, कविता रचने की लंबी अवधि रही, वो भी उसमें ज़रूर चीड़ वनों का एक विशेष स्थान रहा। और उसकी प्रत्येक ध्वनि को, पक्षियों की बोली को, वहाँ के कीड़े पतंगों की बोलियों को, सबको अलग अलग मैंने कहीं न कहीं सुन के और मन में दर्ज कर रखा है। आता भी है, हाँ, उसमें भी आती है। बाकी जो पहाड़ों में, जंगलों में नदी, नाले, झरने, जलप्रपात, इनकी आवाज़ें होती है, इनका भी एक अपना स्थान है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का पावन तीर्थ, अज्ञेय का जन्म स्थान। महापरिनिर्वाण स्तूप के पास ही खुले खेतों की इस धरती पर पुरातत्व विभाग का उत्खनन शिविर लगा हुआ था, जहां अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री खुदाई करा रहे थे। यहीं 7 मार्च 1911 को उन्हें 2 उपलब्धियां हुई। एक ओर मिली बुद्ध मूर्तियों की धातु मंजूषा, दूसरी ओर पुत्र जन्म का शुभ समाचार। बालक का नाम सच्चिदानंद रखा गया, उसे प्यार से सच्चा कहा गया। 5 महीने बाद ही पिता का तबादला कुशीनगर से लखनऊ हो गया। लखनऊ के 5 वर्षों में पिता ने सच्चा की अभूतपूर्व प्रतिभा को पहचान लिया। मौखिक परंपरा से पढ़ाई शुरू हो गई। पिता का तबादला एक से दूसरी जगह, कभी उत्तर कभी दक्षिण होता गया। इसी उम्र में बालक गंभीर प्रश्नों में उलझने लगा। पिता ने टोका, बड़े होकर सोचना ये सब। सच्चा का उत्तर था, तो क्यों ना अभी सोचकर बड़ा हुआ जाए। और यूं सच्चा बड़ा होने लगा। घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी आदि की पढ़ाई कर प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया। इंटर की पढ़ाई विज्ञान से मद्रास कॉलेज में हुई। इस पार्क हॉस्टल को लेकर यहीं जातिगत रूढ़िवादिता का विरोध किया विजातीय छात्रों से घुल मिल गए। विज्ञान से बीएससी किया फोरमैन कॉलेज लाहौर से। एमए में दाखिला लिया, परंतु पढ़ाई छोड़ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बुलावे पर दिल्ली आए और पार्टी में वैज्ञानिक की भूमिका निभाई। साक्ष्य है पुरानी दिल्ली का यह मकान हिमालयन टॉयलेट फैक्ट्री, बम बनाने का ठिकाना। वात्स्यायन के जेल के साथी विमल प्रसाद जैन ने बताया, आपको मकान लेने का काम सपुर्द किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने। हाँ। अच्छा, तो फिर जब मकान मिल गया तो इसमें कौन कौन लोग आ गए? यहाँ तो यानी परमानेंटली तो मैं और मेरी वाइफ हाँ। रूपवती जैन, हाँ। ये 2 इसमें रहे। अच्छा। उसके बाद यशपाल, प्रकाशो, हाँ हाँ फिर साइंटिस्ट के तरीके से हाँ। अज्ञेय जी, श्री वात्स्यायन अच्छा, वात्स्यायन जी को इन्होंने बहैसियत साइंटिस्ट के बुलाया गया था। हाँ। और वो लाहौर से उस वक्त पढ़ते थे। हाँ। बीएससी ऑनर्स उन्होंने पास किया था साइंस में। और वो पार्टी में थे ही।
तो इसलिए उनको बुलाया गया था कि बम को बनाने में वो मदद कर सके, मगर पुलिस उनके पीछे तलाश में थी। तो चुनाचे वो अमृतसर आ गए और अमृतसर में वो एक मस्जिद में मुल्ला की तरह से रहते रहे। अच्छा। तो वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया। मैं आपको ताज्जुब हुआ सुन के कि ये सेशन जज ने जो अपने बयान में यहाँ लिखा था, अपने जजमेंट में, कि मुझे सख्त अफसोस होता है कि इस आदमी को सज़ा देते हुए इसका जो बयान मेरे सामने है वो इस पीस ऑफ लिटरेचर, अच्छा, जो विच विल एवर रिमेन, और ये मामूली पीस नहीं है, बहुत महान पीस ऑफ लिटरेचर है। वात्स्यायन ने कई कहानियां जेल में लिखी और गुप्त रूप से जैनेन्द्र कुमार तक पहुंचाई। हाँ, हुआ ये कि एक साहब आए, शाम का वक्त था, कुछ कागज़ मेरे आगे रख दिए। मैंने कहिए, कहने लगे कहानी इसे आप पढ़ लेंगे क्या? मैंने कहा किसकी है? बताया कुछ नहीं। 3 रोज़ बाद फिर आए, कहने आपने पढ़ ली? मैंने कहा हाँ। बोले कैसी लगी? मैंने कहा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बोले थे कि आप लिख के दे सकते हैं ये? मैंने कहा भाई किसको लिखना है? कुछ नहीं बताया। मैंने अखबार का कोना फाड़ करके उस पर लिख दिया कि मुझे ये कहानी अच्छी लगी। बस उसके बाद जेल से तरह तरह की सामग्री आने लगी, कहानियाँ आई, किसी की जो 2 से अधिक भी प्रतिलिपियाँ थीं। मुझे याद पड़ता है कि शेखर एक जीवनी का अंग्रेजी में एक सिनॉप्सिस लिखा हुआ था, चिट्ठी पत्री होने लग गई। तो उसमें कुछ ये भी था कि रचना प्रकाशित हो सकती हैं क्या वगैरह। तो मैंने प्रेमचंद को रचना भेजी। तो मैंने सोचा कि भाई ये जेल से आई हैं, नाम खुले तो शायद ठीक नहीं होगा, तो मैंने उस पर लेखक ये लिख दिया। अच्छा। और प्रेमचंद को लिखा कि भाई इसको अगले अंक में छाप देना। साप्ताहिक जागरण छप गया। दूसरी कहानी विशाल भारत को भेज दी, वो भी अज्ञे नाम से छप गई। तो अज्ञे नाम ऐसे। जेल से छूटे और निकल गए यात्राओं पर सबसे पहले चिरगांव गए। काव्य गुरु मैत्रीशरण गुप्त के दर्शन किए। भग्नदूत पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका था। शेखर एक जीवनी प्रकाशित हुआ, प्रशंसा भी मिली। सैनिक, विशाल भारत, तार सप्तक आदि का संपादन आरंभ हो गया। माचवे जी, आप तार सप्तक के एक सहयोगी कवि ही नहीं रहे, बल्कि वात्स्यायन जी से लगभग 50 वर्षों का आपका घनिष्ठ संबंध भी रहा है। उसकी कुछ 1-2 कौन सी सबसे मार्मिक छवियां आपके मन पर हैं, इनके संबंध में बताइए। अजीत जी, बड़ा मुश्किल है चुनना, क्योंकि 50 साल में इतने निकट कभी तो इलाहाबाद में साथ ही रहते थे। सबसे पहले जब मिले थे तब की 1-2 बातें याद आती हैं। क्या हुआ था कि सैनिक में वो संपादक थे और इक्के से जाया करते थे कसरीट बाजार तक। हम तो रहते थे राजा की मंडी में जी। कई बार हमारे यहाँ कहीं मिट्टी ले आते थे, कहने लगे कि इसकी मूर्ति बनानी है, हमसे चित्र बनवाते थे। फिर उनको नया नया शौक शुरू हुआ तो लिनोलियम एक होता था, लिनो कट, उससे बनाते थे। तो लिनो कट का कैसे ब्लॉक बन सकता है, इसका कोशिश किया। हम मेरठ में जब किसान सम्मेलन में गए तो इसका एक झम्मेलन नाम से एक रिपोर्ट लिखी, तो उसके लिनो कट बनवाए मुझसे और वो उसमें कार्टून की तरह से दिए। तो ऐसे कई काम करते थे। तो इक्के में जब जाया करते थे एक दिन, तो देखा वहाँ मेडिकल कॉलेज के रास्ते के ऊपर मिट्टी में एक बसोरन जो है वो ये बनाती है, ये जो टोकरियाँ बनती है, हाँ। तो बांस के काम करने वाली, वो बैठी हुई काम कर रही थी, बिल्कुल चिछड़े फटे हुए और काम किए जा रहे हैं बराबर। बड़ी देर तक वात्स्यायन जी सोचते रहे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे करते चले जाते, क्या चीज़ है जो उनको कीप्स देम टिक, क्यों काम करते चले जाते, ये रचना या ये सृष्टि क्यों कर रही है वो, ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। तो जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा, इसके बारे में चर्चा। तो जीवनी शक्ति कहानी लिखी गई। ये कहानी ही नहीं, अज्ञे की जीवनी शक्ति ही उनकी रचनाओं में उजागर होती रही। शेखर भाग 2 पाठक को मिल गया। साथ ही प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, चिंता, उत्तलम, कोठरी की बात पुस्तकें सामने आई। द्वितीय महायुद्ध
युद्ध शुरू हुआ और अज्ञेय भारतीय सेना में कप्तान बने। चित्रकार कमल कृष्ण ने बताया, खैबर में आर्मी यूनिफॉर्म में जब मुलाकात हुई है तो पहले यूनिफॉर्म के लिए तो नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी कुछ स्माइल जो है ये ऐसी अजीब चीज है कि इन्होंने मेरे यूनिफॉर्म को बदल दिया। His whole face expresses, hands and body, I think he's a fantastic figure. घिरी आई समझा भूल गई ना, घिरी आई समझा सूरज डूबा सागर तीरे, सूरज डूबा सागर तीरे। धूंधुले पड़ते से जल पंछी भर धीरज से मूक लगे मडराने, सोना तारा उगा चमक कर, सोना तारा उगा चमक कर, साथी लगा बुलाने, भूल गई ना, घिरी आई संध्या, भूल गई ना। यायावर अज्ञेय ने कभी हिमालय की यात्रा की, कभी देश के कला तीर्थों का भ्रमण किया और एक निजी पारिवारिक यात्रा गृहस्थ जीवन की भी। सन 1945 से 65 तक के 20 वर्ष साहित्यिक कुतूहल के विषय बने रहे। ये वर्ष अज्ञेय की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से समृद्ध और संकुल रहे हैं। साक्षी है बिलसर का ये मकान जहां सन्नाटा बुना गया, कहां है द्वारिका के निबंध लिखे गए, अनेकानेक कविताएं बुरांश के फूलों से खिली। नंदा देवी वाली सब कविताएं वहीं की हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कि अधिकतर कविताएं यहीं की हैं। वो समर्पित भी की गई है बिलसर की वनवीथियों को। इन्हीं दिनों अज्ञेय ने आकाशवाणी में नौकरी भी की, इस्तीफा भी दिया। यूनेस्को के न्योते पर कभी एक कभी दूसरे देश की यात्राएं की। पाठकों को मिली इंद्रधनु रौंदे हुए, बावरा अहेरी, जयदोल, अरी ओ करुणा प्रभा में, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, आंगन के पार द्वार, जिस पर 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। सन 1983 में स्वर्णमाल सम्मान से, जो प्रत्येक वर्ष यूगोस्लाविया में विश्व के एक कवि को दिया जाता है, वे सम्मानित हुए। लोगों को अज्ञेय के सार्वजनिक सम्मान का यह विशेष अवसर मिला उनकी 75वीं वर्षगांठ पर। अज्ञेय इस अवसर पर एक बार फिर कुशीनगर गए। बचपन जैसे जाग गया। उनका यह जन्म स्थल ही नहीं, गौतम बुद्ध की निर्वाण भूमि होने के नाते भी ये भूमि उन्हें प्रेरित करती रही है। बुद्ध की अनेक छवियां अज्ञेय की रचनाओं में देखने को मिलती हैं। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों, क्षण के आनंदों के रहस्य सूत्र अविराम। उस भोली मुग्धा को कंपती डाली से विलगा न सकी। जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित,
मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, और इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कुशीनगर से शुरू हुई जीवन यात्रा अज्ञे को कहां नहीं ले गई। दूर 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 मैं वहाँ हूँ। यह नहीं कि मैं भागता हूँ, मैं सेतु हूँ, जो है और जो होगा दोनों को मिलाता हूँ। पर मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं सेतु हूँ, इसलिए दूर 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 मैं वहाँ हूँ। यह जो मिट्टी गोड़ता है, कुदई खाता है और गेहूँ खिलाता है, उसकी मैं साधना हूँ। यह जो गिट्टी फोड़ता है, मड़िया में रहता है और महलों को बसाता है, उसकी मैं आस्था हूँ। अज्ञे के निजत्व से जुड़ा है उनका घर परिवार, जहां वे कितने सहज, उन्मुक्त और प्रसन्न हैं। निजी पारिवारिक जीवन का ही सुखद स्वाभाविक विस्तार है उनकी आयोजन प्रियता और मित्र वत्सलता। भाई मैं कहना ही चाहता था कि आप हैं गड़बड़ आदमी। लोग कहते हैं आपको हमवादी, और मन में मेरे बड़ा संतोष होता है, चलो भाई एक आदमी हुआ हिंदी में रीढ़ वाला। लेकिन देखते ये हैं कि आप ऐसे पागल आदमी हैं, कभी साहित्यिकों को जुटाने के लिए, कभी कलाकारों को जुटाने के लिए, और शुरू किया आपने आनंद बंधु के कौतुक से, और फिर आपने साहित्यिक पत्रकारिता को व्यसन बना डाला। एक प्रतीक निकाला, फिर नहीं चला, इतना घाटा आपने झेला उसमें, फिर नया प्रतीक निकाला, उसमें बड़ा घाटा झेला, फिर आपको ज्ञानपीठ से पुरस्कार मिला, तो उतनी ही रकम और लगा करके आपने वत्सल निधि न्यास की स्थापना कर दी। क्या मजा आता है आपको इन सब चीज़ों में? एक तो लिखने में क्या मज़ा होता अगर उसका पढ़ने वाला या सुनने वाला न होता। और मेरे समकालीन सब लोग संक्रांति काल की बात करते थे, कुछ अभी करते हैं, लेकिन अगर संक्रमण है तो किस चीज़ से किस चीज़ में है, और किस तरह साहित्य का स्वयं अपने पाठक से संबंध बदल रहा है। एक पाठक उसे छीन रहा है और दूसरा पाठक अगर कोई बनाएगा तो वो साहित्य या कि साहित्यकार ही बनाएगा, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। मैं शुरू से सोचता हूँ कि ये काम भी मेरे द्वारा होता रहा। साहित्य में बहुत सी चीज़ों के प्रति विद्रोह भी किया, लेकिन उस विद्रोह भावना के समर्थक भी खोजे, और जिस चीज़ के लिए वो विद्रोह था, कोई अर्थहीन विद्रोह तो नहीं था, जिस चीज़ के लिए था उसका मान करने वाले लोग भी हमारे समाज में बढ़ें, ये प्रयत्न भी मैं करता रहा। एक बात मैं ये कहना चाहता था कि साहित्यकारों में प्रायः और हिंदी में विशेष रूप से कुछ ऐसा मनोभाव रहा कि साहित्यकार तो बाकी दुनिया से अलग एक निराला प्राणी है ही, साहित्य भी जैसे कि दूसरी रचनात्मक अभिव्यक्तियों से कुछ अलग किस्म की चीज़ है। और अगर कोई कवि है तो उसका अपने समय के चित्रकार से या संगीतकार से या किसी दूसरे शिल्पकार से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हालांकि अगर संवेदन में कोई परिवर्तन हो रहा है समाज के, तो उसका प्रतिबिंब सब चीज़ों में होना चाहिए, और साहित्यकार को उसकी जानकारी रखनी चाहिए। जो भी नई अवधारणा भी करेंगे तो सब लोग मिल के करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि प्रत्येक विधा के लिए अलग होंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि सबके लिए समान होंगी। अस्मिता की पहचान मात्र देश में ही नहीं, विदेश में भी संभव है, अज्ञे भली भांति जानते हैं। अज्ञे अपने समकालीन लेखकों के घनिष्ठ संपर्क में रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि प्रकृति की कविताएं उनकी सबसे बड़ी अवदान है। ट्रेंड सेटर वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनका अनुकरण करना बहुत कठिन है, वो जटिल है, बहुत बहुत कठिन उनकी शब्दावली है, भाषा है, और बहुत कठिन उनका कथ्य है। उनकी रोमानियत बहुत विरल है और दूरस्थित है। मुझे याद नहीं आता कि अपनी किताबों की पढ़ने के इतिहास में कोई ऐसी घटना मुझे इतनी देर तक याद रही हो जितना शेखर को पहली बार पढ़ना। जी हाँ। और वो अनुभव मुझे जैनेन्द्र के या प्रेमचंद के जो समकालीन लेखक थे, इस तरह का एक भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर एक वैयक्तिक अनुभूति की जो इंटेंसिटी होती है, उसके माध्यम से एक उपन्यास के मर्म को इतनी गहराई से आत्मसात कर पाने का अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। लगभग आधी शताब्दी के साहित्य सृजन के उपरांत इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि अज्ञेय हिंदी साहित्य की विभूति हैं। उनका स्थान सुरक्षित है। उनका महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि उनका स्थायी महत्व भी है। ये अवश्य है कि अज्ञेय जिस प्रकार के कवि हैं वह एक विशेष कोटि है। जैसे मध्यकालीन हिंदी साहित्य में मैं बिहारी लाल को मानता हूँ, आधुनिक कवियों में मैं महादेवी वर्मा को मानता हूँ, उसी तरह से सीमित मानवीय सरोकारों के बीच अज्ञेय मुख्यतः शब्द शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित हैं और स्वयं उन्हीं की बनाई हुई यदि कोटियाँ अपनाई जाएं तो वे रस सिद्ध कवियों की कोटि में नहीं बल्कि वाक सिद्ध कवियों की कोटि में आते हैं। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पहाड़ की पगडंडी संकरी, पथरीली, ढांटी पर स्पष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई, मातबर और भरोसेदार पगडंडी जो एक दिन निश्चय ही तुम्हें पहाड़ पर पहुंचा देगी। सागर की लहर विशाल, चिकनी, सपाट पर बिछलती फिसलती हमेशा अज्ञात अदृश्य को टेरती हुई, बेभरोस और आवारा लहर जो न कभी कहीं पहुँचेगी न पहुँचाएगी, न पहुँचने देगी, जो डुबाएगी नहीं तो वहीं लौटा लाएगी जहाँ से चले थे, सिवाय इसके कि वह वही तब वह वही नहीं होगा। ठीक है दोस्त, मैंने लहर चुनी, तुमने पगडंडी। तुम अपनी राह पर सुख से तो हो, जानते हो कि कहाँ हो। मैं मानता हूँ कि इतना ही बहुत है कि अभी जानता हूँ कि आशीर्वाद में हूँ। जियो मेरे दोस्त, जियो जियो जियो। यूँ मत छोड़ दो मुझे सागर, कहीं मुझे तोड़ दो सागर, कहीं मुझे तोड़ दो। मेरी दीठ को और मेरे हिये को, मेरी वासना को और मेरे मन को, मेरे कर्म को और मेरे मर्म को, मेरे चाहे को और मेरे जिए को, मुझको और मुझको और मुझको और मुझको कहीं मुझसे जोड़ दो। यूँ मत छोड़ दो मुझे सागर, यूँ मत मुझे छोड़ दो।